नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे बीए एलएलबी का जो है थर्ड पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का लॉ ऑफ क्राइम इंडियन पीनल कोड। तो इसमें हम बेसिक बेसिक चीज़ों को जल्दी-जल्दी समझ लेते हैं ताकि हमारा एक रिवीजन हो जाए और जब एग्ज़ाम में इन चीज़ों के बारे में आए तो आप अपने से बना के लिख सकें। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं लॉ ऑफ क्राइम इंडियन पीनल कोड क्या है और ये क्यों बना, ठीक है? देखिए प्राचीन समय में क्या होता था, कोई कोडिफाइड लॉ, कोई लिखित कानून तो था नहीं। तो जो भी राजा हुआ करता था, जिसका राज्य होता था, वो क्या करता था, अपने धर्म के अनुसार सजाएँ सुनाया करता था। अगर हिंदू राज है तो हो सकता है कि वो मनुस्मृति को उठाए और मनुस्मृति में जो सजाएँ दी गई हैं, जो सजाएँ निर्धारित की गई हैं चीज़ों के लिए, वो उस प्रकार से सजाएँ दी जाए। और अगर मुगल का शासन है तो वो अपनी इस्लामिक शरिया कानून जो उनका होता है, उसके तहत सजाएँ दिया करते थे। 1860 में क्या होता है कि अंग्रेज जो है इंडियन पीनल कोड बनाते हैं। इंडियन पीनल कोड में जो विभिन्न प्रकार की सजाएँ हैं उनको परिभाषित किया जाता है, इंटेंशंस को परिभाषित किया जाता है और उसके बाद क्या-क्या चीज़ों के लिए क्या-क्या सजाएँ मिलेंगी, वो भी बताया जाता है। ठीक है? 1860 में इंडियन पीनल कोड बन गया था, लेकिन यह जो है लागू हुआ 1 जनवरी 1862 में। यानी 1 डेढ़ साल 2 साल के बीच में इनमें डिबेट्स होती रहीं, चेंजेस हुए और बाद में जाके 1 जनवरी 1862 को ये फाइनली इन फ़ोर्स हो गया। ठीक है? तो अब इसी के बारे में हमारा जो पूरा पेपर है, आईपीसी में करीब 500 कुछ सेक्शंस हैं, काफ़ी बड़ी है आईपीसी और 1862 में जब ये बनी थी, आज इसमें बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट्स परिवर्तन हो चुके हैं और अगर आप देखेंगे तो जो पाकिस्तान का पाकिस्तान पीनल कोड है और सिंगापुर का, ये कुछ सब हमारे सिमिलर हैं क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ों ने कुछ-कुछ चेंजेस करके अलग-अलग देशों पर भी सेम यही सिस्टम लागू कर दिया था। तो इसी के बारे में हमारा पेपर है और हम बेसिक चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है अपराध, अपराध यानी क्राइम। तो क्राइम क्या है इसको हम थोड़ा-सा डेफिनिशन वाइज़ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा डेफिनिशन मैंने आपके लिए लिख रखा है। देखिए, अ क्राइम इज़ एन एक्ट और ओमिशन दैट वायलेट्स क्रिमिनल लॉ एंड पनिशेबल बाय स्टेट। ठीक है? अ, अपराध एक ऐसा काम है, एक एक्ट मतलब कार्य या काम। अपराध एक ऐसा कार्य, ओमिशन या चूक बोल सकते हैं, गलती बोल सकते हैं, जो क्रिमिनल लॉ ये मैंने क्यों लिखा है ये भी आपको बताता हूँ। जो हमारे क्रिमिनल लॉ है, हमारे कानून हैं, ठीक है? दंड के, उसको वॉयलेट कर देता है, उसको तोड़ देता है और राज्य द्वारा फिर आपको दंडित किया जा सकता है। देखिए वॉयलेट्स क्रिमिनल लॉ हमने इसलिए लिखा है क्योंकि एक देश में जो चीज़ अपराध होती है, हो सकता है वही दूसरे देश में अपराध ना हो और दूसरे देश में जो चीज़ अपराध है, हो सकता है हमारे देश में अपराध ना हो। तो हर देश का अपना क्रिमिनल लॉ, अपना एक कोडिफाइड लॉ होता है। तो अगर आप जिस देश में हैं, वहाँ के कानून को तोड़ते हैं, तो आपको स्टेट मतलब राज्य, यहाँ पे वो जो भारत के राज्य हैं उसकी नहीं, भारत अपने आप में ही एक राज्य हो सकता है, अपने आप में ही एक राज्य माना जा सकता है। जब हम लॉ के कॉन्टेक्स्ट में स्टेट शब्द बोलते हैं, तो वहाँ पे पूरा एक देश की बात हो जाती है। तो अ क्राइम इज़ अ एक्ट और ओमिशन दैट वायलेट्स क्रिमिनल लॉ एंड पनिशेबल बाय स्टेट। यानी अपराध एक ऐसा कार्य है जो दंड के कानून को, क्रिमिनल आपराधिक कानून को तोड़ता है और उसके बाद राज्य द्वारा उसे दंडित किया जा सकता है, उसे हम अपराध कहते हैं। ये अपराध की एक सिंपल सी डेफिनिशन है। ये बाकी डेफिनिशंस भी आप सीरीज़ वगैरह से देख लीजिएगा, ठीक है? अ, उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्राइम, अपराध के प्रकार, ठीक है? अपराध कई प्रकार के होते हैं, बहुत बेसिक मैंने टाइप आपके लिए लिख रखा है ताकि आपको थोड़ा-सा एक ब्रॉड नॉलेज हो जाए और जब एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी जाएँ, तो आप एक बड़े लेवल पे काफ़ी पेजेज़ भर सकें, ठीक है? तो पहली चीज़ है छोटे अपराध, इसे हम बोलते हैं माइनर ऑफेंस। ये छोटे-मोटे अपराध होते हैं, इसमें हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत सज़ाएँ मिली थोड़े समय के लिए और या हो सकता है कि आपको फाइन देके जो है छोड़ दिया जाए। देखिए, इसमें कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं ट्रैफिक वायलेशन। मान लो आपने लाल बत्ती जो उस होती है ट्रैफिक लाइट में, उस लाल बत्ती जल रही है और आपने गाड़ी निकाल दी, तो ये ट्रैफिक वायलेशन है, बहुत छोटा-सा अपराध है। पब्लिक इंटॉक्सिकेशन, शराब पी के आप तमाशा कर रहे हो पब्लिक में, वो भी एक छोटा-सा अपराध है। पेटिट थेफ्ट, छोटी-मोटी चोरी, मान लीजिए किसी की कुछ ₹10 चुरा लिए जेब से, ये सब छोटे अपराध के अंतर्गत आते हैं। इसमें अगर सज़ाएँ भी मिलेंगी तो बहुत थोड़े समय के लिए या तो फाइन देके आपको छोड़ दिया जाएगा। दूसरे टाइप है हमारा हिंसक अपराध, वॉयलेंट क्राइम, यानी बहुत बड़ी प्रकार के क्राइम। इसमें देखिए हमने कुछ एग्ज़ाम्पल्स लिख रखे हैं, बैटरी, रॉबरी एंड रेप।
देखिए बैटरी क्या होता है, किसी के मार के, मान लीजिए आपने किसी का मार के पैर तोड़ दिया, ठीक है? इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये हिंसक अपराध वॉयलेंट क्राइम्स में आएँगी। रॉबरी, आप 4 लोगों ने प्लान बनाया और बैंक लूट लिया, ये भी एक हिंसक अपराध में आएगी। आपने रेप कर दिया, वो चीज़ भी हिंसक अपराध में ही आती है। तीसरी टाइप हमारे पास है कि संपत्ति अपराध, प्रॉपर्टी क्राइम। प्रॉपर्टी, देखिए प्रॉपर्टी से हम सोचते हैं कि ज़मीन जायदाद ही, बट प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति, किसी भी प्रकार की संपत्ति। आपने कोई चीज़ रख रखी है, मान लीजिए मेरे पास ये फ़ोन है, तो ये फ़ोन मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो किसी भी प्रकार से अगर किसी की संपत्ति आप छीनते हैं, तो वो संपत्ति के विरुद्ध अपराध हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कार थेफ्ट, यहाँ पे हमने लिख रखा है। कार थेफ्ट, अगर आप किसी की कार चुरा लेते हो, तो वो जो है संपत्ति के अपराध के अंतर्गत आएगा। फिर यहाँ पे चौथी चीज़ है, उसे बोलते हैं सफ़ेद पोश अपराध। इसके लिए जो इंग्लिश में शब्द है, वो है व्हाइट कॉलर क्राइम, ठीक है? ये हमारा जो शब्द है इंग्लिश में व्हाइट कॉलर क्राइम। देखिए ये ऐसे अपराध हैं जो जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, नेता, सांसद, विधायक, आईएएस, पुलिस ऑफिसर्स, ऐसे लोगों द्वारा जो-जो चीज़ें की जाती हैं, जो-जो अपराध होते हैं, उसे हम बोलते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम। देखिए इसमें है ब्राइबरी। ब्राइबरी मतलब रिश्वत लेना, आप रिश्वत दिए और आपका काम जल्दी कराने की कोशिश वो कर रहे हैं, तो ये जो है एक व्हाइट कॉलर क्राइम के अंतर्गत आएगा। टैक्स इवेज़न मतलब आपको कंपनी को टैक्स देना है, कंपनीज़ को सरकार को टैक्स देना होता है और आपने कुछ इधर-उधर मान लीजिए कैलकुलेशन करके आप अपना टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बोलते हैं टैक्स इवेज़न, वो भी एक प्रकार का अपराध है। 5वां टाइप हमारे पास है संगठित अपराध, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम ऐसे क्राइम होते हैं जिसमें आप अकेले नहीं कर सकते, आपको एक बड़ी टीम चाहिए होती है, एक बड़ी प्लानिंग चाहिए होती है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम। जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग का जो व्यापार होता है यहाँ, तो कोई ड्रग अकेले जो है ड्रग ट्रैफिकिंग नहीं करता। इसमें क्या होता है कि कोई ड्रग दे रहा है, कोई ड्रग पहुँचा रहा है, कोई पैसे वसूल रहा है, तो कई काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, काफ़ी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ड्रग ट्रैफिकिंग एक ऑर्गेनाइज़्ड संगठित अपराध है। मनी लॉन्ड्रिंग, पैसों का लेन-देन करना इधर-उधर, एक्सटॉर्शन, अगवा कर लेना किसी को। किसी को अगवा कर लेना अकेले भी हो सकता है, लेकिन अकेले अगवा करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो लोग इसमें ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम करते हैं, 4 लोग मिलके प्लान किए ना, उसमें संगठित अपराध होता है। छठवां हमारे पास है साइबर अपराध। साइबर क्राइम जिसे बोलते हैं, आजकल जो ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह हो जाते हैं, ये साइबर क्राइम के अंदर आते हैं। इसमें देखिए एग्ज़ाम्पल्स हैं हैकिंग, मान लीजिए आपने किसी का हैक कर लिया। आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब मान लीजिए आपने मेरी फ़ोटो उठाई, मेरा नाम उठाया, मेरे नाम की जो है एक प्रोफ़ाइल बनाई, आपने उससे सबको मैसेज वगैरह करने लगे आप ना, तो ये इसको बोलेंगे आइडेंटिटी थेफ्ट। आप मेरे जैसा बन के आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है? साइबर बुलिंग मान लीजिए कि आप जैसे मेरी कोई फ़ोटो है उसको एडिट कर दी, ठीक है? और आप मुझे भेज रहे हो कि ये फ़ोटो डाल दूँगा अगर तुमने पैसे नहीं दिए। तो ये भी एक प्रकार से अपराध है, इसे साइबर क्राइम के अंतर्गत डालेंगे। तो हमने ये 6 प्रकार के अपराध समझ लिए, माइनर ऑफ़ेंस, वायलेंट ऑफ़ेंस, प्रॉपर्टी क्राइम, व्हाइट कॉलर क्राइम, ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम, साइबर क्राइम, ठीक है? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे अपराध के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। देखिए किसी भी अपराध को होने के लिए जो है कुछ तत्वों का, कुछ एलिमेंट्स का होना आवश्यक है, तभी एक अपराध अपराध हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिक तरीके से 4 प्रकार के तत्व होते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं, ह्यूमन, एक्टस रियस, मेंस रिया एंड कॉजेशन, ठीक है? ये 4 चीज़ें होनी चाहिए, तब आप जो है एक अपराध को अपराध मान सकते हैं। तो ह्यूमन जो है एक व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है? जो अपराध करे। एक्टस रियस मतलब एक आपराधिक कृत्य होना, एक्टस रियस को हिंदी में बोलते हैं आपराधिक कृत्य। ये एक लैटिन का शब्द है जिसका अर्थ होता है अंग्रेजी में ही गिल्टी एक्ट, ठीक है? आपराधिक कृत्य बोल सकते हैं। गलत काम उसने किया होना चाहिए। मेंस रियस, लैटिन में इसके लिए मेंस रिया के लिए एक शब्द है गिल्टी माइंड, यानी उसका एक गलत इरादा होना चाहिए, गलत इंटेंशन हम बोल सकते हैं, वो होना चाहिए। और चौथी चीज़ एक कॉजेशन, उससे कुछ हो जाना चाहिए, बेसिकली उससे कुछ गलत काम हो जाना चाहिए। इस चीज़ को, इन चारों चीज़ों को मिला के हम अपराध बनाते हैं। देखिए एक्टस रियस और मेंस रिया ये हमारे टॉपिक जो है हमारे सिलेबस में है, तो इसे हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, दिस refers to a physical act or omission that constitute the crime. It must be a voluntary act and not caused by accident, compulsion or other factor beyond the person's control. ठीक है? मेंसरिया में क्या कहता है कि कोई ऐसा काम, ठीक है? या कोई ऐसी चूक जिससे क्राइम हो जाता है, ठीक है?
और इसमें आप इन्वॉल्व होने चाहिए, आप सोच समझ के उतरे होने चाहिए, आपसे एक्सीडेंट गलती से या ज़रूरत के कारण या कुछ ऐसी चीज़ों के कारण जो आपके हाथ में नहीं है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ऐसा कोई कार्य होता है तो वो एक्टस रेस के अंदर नहीं आता, क्योंकि गिल्टी एक्ट तभी माना जाता है कि आपने गलत काम आपराधिक कृत्य तभी किया है जब आप उसमें उतरें, सोच समझ के उतरें और आप उसे कर दें, ठीक है? दूसरी चीज़ है मेंस रिया। मेंस रिया में गिल्टी माइंड यानी आपका गलत इरादा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, दिस रिफर्स टू अ मेंटल स्टेट ऑफ द पर्सन एट द टाइम एक्ट वाज कमिटेड। इट टिपिकली रिक्वायर्स सम लेवल ऑफ इंटेंट और knowledge that the act was wrong and harmful. Different level of mens rea may require for different crime, ranging from specific intent to general recklessness. ठीक है? देखिए, मेंटल स्टेट, मान लीजिए आपका एक गलत इरादा होना चाहिए कोई अपराध करने के लिए, तभी वो अपराध अपराध माना जाता है। मान लीजिए किसी पागल ने किसी के मर्डर कर दिया, ठीक है? तो उसे एक तरीके से अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसका कोई इरादा नहीं है किसी को मारने का। उसके पास दिमाग है ही नहीं समझने का कि वो प्लान कर सके कि मारना है। जहाँ भी कुछ मतलब हो आपको, मान लीजिए आपने सोच समझ के किसी को मार दिया, तो वहाँ पे आपका मेंस रे पॉजिटिव होगा। आपने सोच समझ के गिल्टी माइंड से ये काम किया है, ठीक है? तो आप जो है गिल्टी माइंड समझ लिए, गिल्टी एक्ट आपराधिक कृत्य और आपराधिक प्रवृत्ति, मीन्स रिया है अपराधिक प्रवृत्ति, ये दोनों चीजों का होना बहुत ही आवश्यक है किसी भी अपराध को होने के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे पहला है थेफ्ट। थेफ्ट मतलब चोरी होता है। चोरी में क्या हुआ, एक्टस रिया होगा टेकिंग समवन एल्स प्रॉपर्टी विदाउट देयर कंसेंट। एक्टस रिया क्या होगा, आपने आपराधिक कृत्य क्या किया कि किसी की संपत्ति को ले लिया बिना उससे पूछे, ठीक है? ये एक्टस रिया आपका आपराधिक कृत्य हो गया। अब इसमें आपकी आपराधिक प्रवृत्ति क्या है, इंटेंट टू डिप्राइव द ओनर ऑफ देयर प्रॉपर्टी। डिप्राइव मतलब छीन लेना, ठीक है? आपका जो इंटेंशन है, आपका जो इरादा है, वो ये है कि जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है, देखिए, जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है उसका हक है कि वो संपत्ति उसके पास रहे, लेकिन आपने क्या किया, आपका इरादा ये है कि मैं उसके ये चीज छीन लूं, ठीक है? ये आपका इरादा है और आपने किया क्या, एक्ट्रेस रिया क्या हुआ, उसकी प्रॉपर्टी आपने ले ली बिना उससे पूछे, ठीक है? इस प्रकार से थोड़ा सा मुझे लगता है कि अजीब सा कॉन्सेप्ट है, बट जरूरी है, बेसिक सा आपको बता देता हूँ, तो आप अपने से बना के लिख लेना, ठीक है? एटलीस्ट आपको टॉपिक तो पता रहेगा क्या चीज है। मर्डर के केस में अगर हम देखें तो एक्टस रेस हो जाएगा किलिंग अनदर ह्यूमन बीइंग, ठीक है? दूसरे किसी व्यक्ति को मारना, ये एक आपराधिक कृत्य हो गया मर्डर में। और मेन सीरियस में हो गया प्रीमिडेट इंटेंट टू किल और एक्टिंग विद मेलाइस अफोरथॉट, ठीक है? इसमें क्या होगा कि आप सोचते हो कि उसको जो है मार दूंगा मैं, ठीक है? मारने के बाद ये होगा वो होगा, ये सोचना जो है इसको मेंसरिया बोलेंगे। और इसी को मार देना मर्डर में, ये जो है एक्टस रिया का पार्ट हो जाएगा, ठीक है? ये बेसिक सा आप समझ लीजिए, इसमें जो अभी आपको समझ में आए वो बना के लिख दीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, जॉइंट लायबिलिटी, कॉमन इंटरेस्ट एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। जॉइंट लायबिलिटी क्या होती है कि अगर मान लीजिए आपने कोई काम किसी के साथ मिलके किया, तो आपकी भी उस अपराध में उतनी ही ज़िम्मेदारी है जितनी उसकी है। मतलब जैसे मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल छोटा-सा दूँ कि 2 लोगों ने मिलके मर्डर किया और मर्डर की सज़ा 10 साल है किसी देश में। तो ऐसा नहीं है कि दोनों को 5-5 साल की, क्योंकि 2 लोग मिले हुए हैं तो 5-5 साल की सज़ा दे दी। नहीं, ऐसा माना जाएगा आप अकेले ने वो मर्डर किया है, इसलिए आपको भी 10 साल की सज़ा होगी, उसको भी 10 साल की सज़ा होगी। तो ये इसको बोलते हैं जॉइंट लायबिलिटी, मिला-जुला जो है आपको सज़ा झेलनी पड़ेगी, ठीक है? इसमें 2 टॉपिक हैं हमारे सिलेबस में, कॉमन इंटरेस्ट एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, इंटेंशन भी बोल सकते हैं। तो पहली चीज हम कॉमन इंटेंशन को समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अंडर दिस प्रिंसिपल इफ टू और मोर इंडिविजुअल हैव प्री प्लान्ड पर्पस टू कमिट अ क्राइम, फॉर ईच एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन इट्स एग्जीक्यूशन, ऑल आर जॉइंटली लाइबल फॉर इंटायर ऑफिस। मान लीजिए 2 लोग हैं या 2 से अधिक लोग हैं, वो मिल के क्या करते हैं, प्लान करते हैं कोई क्राइम क्राइम करने के लिए, कोई अपराध करने के लिए। यहाँ पे एग्जांपल दिया है रॉबरी का। मान लो डाका डालने के लिए वो लोग प्लान करते हैं, ठीक है? और सभी उसमें मिलजुल के करते हैं उस चीज को। तो जब लास्ट में वो पकड़े जाएंगे, तो वो जो सभी सभी जो है, सभी उस चीज अपराध के लिए लाइबल होंगे, सभी को उस चीज की सजा दी जाएगी, ठीक है? यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और देखें इस चीज को, दिस रिफर टू शेयर्ड मोटिवेशन और गोल दैट ड्राइव इंडिविजुअल टू कमिट क्राइम टुगेदर, इट्स व्हाई दैट बिहाइंड द जॉइंट एक्शन, ठीक है? इसमें क्या होता है कि एक शेयर्ड मोटिवेशन होता है कि हाँ चलो लूट लेते हैं बैंक को, ठीक है? और एक गोल भी होता है सबका कि यार लूट लेंगे, लूटने के बाद हम सभी इस पैसे को बांट लेंगे, ठीक है? ये चीज है जो उनको क्राइम अपराध करने के लिए मोटिवेट करती है, अपराध करने के लिए उनको फोर्स करती है। इसमें देखा जाता है क्यों किया जा रहा है,
जब कॉमन इंटेंशन की बात आती है, उसमें देखा जा रहा है क्यों किया जा रहा है, और क्यों किया जा रहा है रॉबरी, क्योंकि उनको पैसे मिलने हैं और पैसे बाँट लिए जाएँगे, ठीक है? Common interest is crucial to establishing common interest and it's proof that individual planned acted together towards the specific object. ठीक है, फालतू सी बातें छोड़ देते हैं। दूसरी चीज है कॉमन ऑब्जेक्ट। हमने कॉमन इंटेंशन देख लिया, अब हम देखते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि कॉमन इंटेंशन की तरह ही चीज है, इसमें भी 4-5 लोग 6 लोग मिलके जो है करते हैं काम को, लेकिन इसमें ये देखा जाता है कि क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं ये नहीं देखा जाता, क्या कर रहे हैं ये बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए आप 4 लोग घूमने गए हैं, ठीक है? आप जस्ट घूमने के इरादे से निकले, आपका कोई भी गलत काम करने का इरादा नहीं है, आपने कोई भी प्लान नहीं किया हुआ है, ठीक है? बाद में मान लीजिए आपको कोई जो है झगड़ा हो जाता है आपके किसी दोस्त का, ना? अब आप क्या करते हैं, उसी झगड़े में जो है आप भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और आप लोग मिल के उस बंदे को, सामने वाले बंदे को मार देते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो है आपका इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन का सवाल नहीं है, आप लोग मारने के इरादे से किसी को नहीं निकले थे। आपने बस निकल गए और चीज़ें हो गई अचानक से जो है, हो गई जो है, तो इसको हम कॉमन ऑब्जेक्ट बोलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस अप्लाइज when individuals share a common goal or objective during committing a crime even if they did not have premeditated plan। मतलब पहले से प्लान नहीं किया हुआ है, फिर भी each person contributing to achieving that goal directly indirectly can be jointly liable। ठीक है, यानी इसमें आपने कोई प्री प्लान नहीं किया है, लेकिन आपने अचानक से कोई चीज़ ऐसी हुई, आप भी उसमें इन्वॉल्व, मान लीजिए दंगा होने लगा, आपने दंगे की प्लानिंग नहीं की थी, लेकिन आपने देखा दंगा होने लगा और आपके जो ग्रुप वाले हैं मारे जा रहे हैं, आप भी उसमें जुट गए, आप भी दंगे में शामिल हो गए। तो बाद में जब दंगे के लोग पकड़े जाएँगे, तो उसमें आप भी दंगे वाली सज़ा में इक्वली लायबल होंगे, आपको भी वही सज़ा दी जाएगी। ठीक है? देखिए द डिफाइन्स दैट शेयर्ड ऑब्जेक्टिव एंड डिज़ायर आउटकम दैट the individual aim to achieve through their criminal act, it was what they want to accomplish। देखिए उसमें था why they want to, why देखा जाता था क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर बैंक लूट लेंगे वो लोग तो पैसे बांट लेंगे। यहाँ पे देखा जाता है क्या कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि क्यों की बात तब आती है जब वो पहले से ही प्लान करके गए हों। हम गए घूमने, हमने कुछ प्लान नहीं किया, अब जो हमने कर दिया, क्या किया, वो मैटर करता है कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है? Uh, देखिए कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ्टन ओवरलैप विद कॉमन इंटरेस्ट बट इट इज ऑल्सो अराइज स्पॉन्टेनियसली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्राइम। मतलब ये कुछ कुछ क्राइम इंटरेस्ट की तरह ही दिखता है कॉमन कॉमन ऑब्जेक्ट जो है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये तुरंत होता है, इसमें आप प्लान नहीं करके जाते, वो वहाँ मैटर चालू हो जाता है, फिर आप जो है वहाँ पे एक्शन लेना चालू कर देते हैं, तो वो मैटर हो जाता है कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे की डिफरेंस थोड़ा सा दिया हुआ है ताकि आप कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट को समझ सको। 2 पॉइंट दिए हुए हैं। देखिए कॉमन इंटेंशन रिक्वायर प्री प्लानिंग व्हाइल कॉमन ऑब्जेक्ट कैन अराइज स्पॉन्टेनियसली। देखिए कॉमन इंटेंशन में क्या होगा, आप पहले से प्लान करेंगे कि भाई हम जाएंगे, रॉबरी करेंगे और फिर ये करेंगे, आके पैसे बांट लेंगे, ये सब कॉमन इंटेंशन में पहले से ही लोग प्लान करते हैं। लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या होता है, अचानक से क्राइम होने लगा और वहां पे दंगा होने लगा और आप भी शामिल हो गए, मारो मादरचोद को। ठीक है, अगर स्कोप देखें, स्कोप के भी एक डिफरेंस देखते हैं। कॉमन इंटेंशन कवर द एंटायर क्रिमिनल एक्ट ना, व्हाइल कॉमन ऑब्जेक्ट फोकस ऑन द स्पेसिफिक गोल और आउटकम। देखिए इसमें कॉमन ऑब्जेक्ट इंटेंशन में क्या होता है कि पूरा प्लान होता है कि जाएंगे, आएंगे, यहाँ रुकेंगे, यहाँ से गाड़ी लेंगे, पूरा प्लान होता है, पूरा क्रिमिनल एक्ट। लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट में आपने ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे, ये कुछ नहीं है, आप गए, आपका कोई इरादा ही नहीं है, आप अचानक से वहां जुट गए, बस आपका एक आउटकम का इरादा है कि भैया अब यहाँ मेरे दोस्त को मार रहा है, मुझे उसको बचाना है और लग जाओ पीटने। ठीक है, ये चीज़ है कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर। थोड़ा सा हार्ड टॉपिक्स हो जाते हैं क्योंकि ये ना अपने आप में ही एक एक चैप्टर है, इस पे आप 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर्स देख सकते हो, तब जाके थोड़ी चीज़ें ये समझ में आती है। और मेरा यहाँ पे फोकस है कि आपको जल्दी जल्दी बता दूं ताकि आप थोड़ा तो जानते रहो है क्या चीज़, ऐसा नहीं कि ब्लैंक हो जाओ और गाना लिखना चालू कर दो। ठीक है, चलिए। एक चीज है जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शंस मतलब कुछ ऐसी चीजें जिसके अंतर्गत अगर जो है अपराध हो जाता है तो उसे छोड़ दिया जाता है, उसे माना जाता है कि ये गलती है ना, इसमें जो है सजा नहीं दी जा सकती क्योंकि ये जनरल एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ जनरल एक्सेप्शंस, मैंने 8 जनरल एक्सेप्शंस आपके लिए लिख रखे हैं। बेसिकली काफ़ी सारे होते हैं बट मैंने 8 आपको समझाने के लिए लिख रखा है। 8 में से अगर आपने 5 याद रख लिया, 5 भी लिख के आ गए तो काफ़ी अच्छे नंबर आपको मिल जाएँगे। ठीक है, पहला चीज़ है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है, आईपीसी के सेक्शन 76 में मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स को बताया गया है, जनरल एक्सेप्शन में डाला गया है। ठीक है,
इसमें क्या होता है कि अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है? आप आपके पास एक गन है, ठीक है? आप जंगल में काम करते हैं और आपके पास एक गन है और आपको लगा कि झाड़ियों के पीछे कोई खूंखार जानवर है, कोई ऐसा जानवर है जो आपको मार देगा, ठीक है? आपने वहाँ पे गोली चला दी और बाद में आपको पता चलता है कि वो तो कोई व्यक्ति था, आपने उसको गोली मार दी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट, क्योंकि आपको पता नहीं था, आपने सोचा वो जानवर है, अगर आप उसको नहीं मारेंगे, तो वो आप पे अटैक कर देगा, ठीक है? यहाँ पे इसलिए आपको कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी क्योंकि आप जानकारी के अभाव में वो गलती को कर दिए हैं, ठीक है? इसीलिए आपको वहाँ पे सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है? ऐसे-ऐसे आठों चीज़ों को समझ लेते हैं। दूसरी चीज़ है जुडिशियल फंक्शन। देखिए, अब ये नहीं है कि जज ने किसी को फांसी दे दी, ठीक है? फांसी देना मतलब एक किसी की हत्या ही हो जाती है फांसी के बाद, किसी का जो है देहांत ही हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जज को भी सज़ा मिल जाए या जो जल्लाद होता है, जो फांसी पे चढ़ाता है, उसको सज़ा नहीं देनी चाहिए। बेसिकली कॉमन सेंस की बात है। फिर भी हमारे आईपीसी के सेक्शन 77 और 78 में इस चीज़ को समझाया गया कि भैया जज और जो जल्लाद है उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी किसी को मारने के लिए, क्योंकि वो उसका जुडिशियल फंक्शन उसका जो है न्यायिक काम ही है वो चीज़ करना, ठीक है? नंबर 3 पे है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मतलब वो रोड एक्सीडेंट की ही बात नहीं हो रही, सभी एक्सीडेंट। मान लीजिए आप कोई खड़ा हुआ है जो है ऊपर छत पे, ठीक है? 3 मंजिल पे खड़ा हुआ है, आप उसको जस्ट आप बोले हाय और वो डर के गिर गया, ठीक है? ये आपने किया नहीं, ना आपका कोई इरादा था, वो एक एक्सीडेंट है, एक जो है दुर्घटना हो गई, ना? तो वो चीज़ आईपीसी के सेक्शन 80 में डिफाइन की गई कि ऐसे मामले में भी सज़ा को नहीं दिया जाएगा, ठीक है? नंबर 4 है नेसेसिटी। नेसेसिटी मतलब कोई आवश्यकता। मान लीजिए एक इसका एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो कोई घर में आग लगी हुई है, ठीक है? और एक बच्ची जो है तीसरे मंजिल पे फँसी हुई है। अब आप जाते हैं और जब आप पहुँचते हैं तो आपको पता चलता है कि जो नीचे उतरने का रास्ता है पूरा जलने लगा है। अगर आप वहाँ से उतरेंगे बच्ची को लेके तो आप जो है मर जाएँगे और बच्ची भी मर जाएगी। तो आप एक जल्दबाज़ी में क्या करते हैं कि आप उस बच्ची को नीचे 4-5 लोग खड़े हैं और वो बोलते हैं कि मैं फेंक रहा हूँ, आप लोग पकड़ लीजिए। वो बोलते हैं, "हाँ, फेंक दीजिए।" और आपने फेंकते हैं और उससे बच्ची की जो है मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सज़ा आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आपका जो मेंसरिया है, आपका इरादा जो है, वो गलत नहीं है, ठीक है? और आपने एक आवश्यकता के अनुसार वो चीज़ की और उसमें उसकी मृत्यु हो गई, तो वो इसलिए आप मर्डर या हत्या के ज़िम्मेदार नहीं हैं। सेक्शन जो है, यहाँ पे मैंने सेक्स लिख दिया है, बट ये सेक्शन है। सेक्शन 81 में इस चीज़ के बारे में आईपीसी का सेक्शन 81 में इस चीज़ के बारे में दिया हुआ है, ठीक है? नंबर 5 पे है, इसको बोलते हैं डॉली इन कैपेक्स, काफ़ी अजीब-सा नाम है लैटिन भाषा का। इसमें होता है कि 7 साल के नीचे के जो बच्चे हैं, ठीक है? आईपीसी के सेक्शन 82 में इस चीज़ के बारे में बताया गया है। 7 साल के जो नीचे के बच्चे हैं, मान लीजिए उनसे कोई गलती से मर्डर हो गया, ठीक है? तो देखिए 7 साल के नीचे के बच्चों का इतना दिमाग डेवलप नहीं हुआ होता कि वो किसी के प्लान करके, किसी के मतलब कि सोच समझ के मार दे कि अरे मैं इसको मार देता हूँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उनसे गलती से कोई अपराध हो गया, मर्डर ही नहीं, कोई भी प्रकार का अपराध हो गया। मान लीजिए उन्होंने चोरी कर ली, ठीक है? तो उसके लिए उनको सज़ा नहीं दी जाएगी क्योंकि वो अभी नाबालिग है, उनकी समझ इतनी विकसित नहीं हुई है, तो उसको जनरल एक्सेप्शन के अंदर डाल दिया जाएगा। नंबर 6 पे है इंसेनिटी। इंसेनिटी मतलब होता है पागलपन। आईपीसी के सेक्शन 84 में इस चीज़ के बारे में बताया गया है। इंसेनिटी मतलब कोई पागल है, उसके पास दिमाग नहीं है। उसने मान लीजिए किसी को धक्का दे दिया कहीं से, किसी को मार दिया, किसी को चोट आ गई उसके कारण, तो उसको सज़ा नहीं दी जाएगी क्योंकि उसका दिमाग जो है ठिकाने पे नहीं है, वो पागल है। तो इसलिए इसको भी जनरल एक्सेप्शन के अंदर डालते हैं। नंबर 7 पे है इंटॉक्सिकेशन। मान लीजिए किसी ने आपको शराब पिला दी, ठीक है? आप नशे में आ गए। अब नशे में आपने कुछ गलत काम कर दिया, तो नशे में भी आपको माना जाता है कि आपका दिमाग ठिकाने पे है नहीं, आप कुछ सोच समझ पा नहीं रहे हैं, ठीक है? इसलिए आपको जो है सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। आईपीसी के सेक्शन 85 में इंटॉक्सिकेशन के बारे में बताया गया है। नंबर 8 पे है अनइंटेंशनल बट विथ अ कॉन्सेंट। हाँ, अनइंटेंशनल बट विथ कॉन्सेंट, ये आईपीसी के सेक्शन 87 में, जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है कि भाई इतनी तगड़े-तगड़े पंच मारते हैं, तो लोगों को पता रहता है कि अगर गलती से इधर-उधर लग गया, तो मर भी सकते हैं, चोट लग सकती है, ये हो सकती है ना? लेकिन उसमें माना जाता है कि भाई कोई चोट पहुँचाने का इरादा तो है नहीं। खेल है, खेल हो रहा है, इसमें जो है गलती से लग गया आपको और आप मर गए, क्योंकि कंसेप्ट उसमें पहले ही लिया जाता है कि हो सकता है कि आप की मृत्यु हो जाए। देखिए मैच में भी एक बार हुआ था कि किसी बैट्समैन ने क्या हुआ था कि एक शॉट उसको मतलब बॉल आके लगी यहाँ पे और उसकी मृत्यु हो गई।
ठीक है? अब जो बॉलर है उसको ये नहीं माना जाएगा कि मर्डरर है, उसने मर्डर कर दिया, उसको छोड़ दिया जाएगा क्योंकि इस चीज़ में होता है अनइंटेंशनल बट कंसेंट कि वहाँ पे भाई पहले से ही लोगों को पता रहता है कि इसमें मृत्यु हो सकती है इस खेल में, लेकिन फिर भी वो जो है इस चीज़ को करते हैं। अ, 1 सेकंड आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम इनकोहेटेड ऑफेंस। इनकोहेटेड ऑफेंस को बोलते हैं अचूक अपराध, ठीक है? अचूक अपराध में इसमें बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं। इन 3 चीज़ों को देख के हम खत्म करते हैं इस चीज़ को। तो इसमें आते हैं अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट टू कमिट क्राइम, ठीक है? अबेटमेंट को बोलते हैं उकसाना। उकसाना जो है इनकोहेटेड ऑफेंस में आता है। उकसाना मतलब इसमें क्या होता है कि आप जो है डायरेक्ट नहीं होते उस चीज़ में। आपने गलत काम डायरेक्ट नहीं किया है, लेकिन आपने किसी न किसी के थ्रू करवाया, आपने इन्वॉल्व है, मतलब एक आपराधिक कृत्य में आप कहीं न कहीं अपनी मौजूदगी रखते हैं, इसलिए आपको सज़ा मिलेगी। इसमें 3 चीज़ों के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है। नंबर 1 है उकसाना, अबेटमेंट। अबेटमेंट में देखिए एक एग्ज़ाम्पल दिया हो, 2 फ्रेंड्स प्लान टू रॉब अ बैंक, one drive the gateway car while the other enters the bank, both can be charged with the abatement even through only one directly committed the robbery। देखिए 2 दोस्त हैं और क्या करते हैं कि किसी बैंक को लूटने का प्लान बनाते हैं कि चलो इस बैंक को लूट लिया जाता है। एक क्या होता है, एक गाड़ी लेके जाता है, बैंक के सामने तक रुकता है, वो गाड़ी में ही रुकता है, दूसरा बैंक के अंदर घुसता है और वो जो है बैंक को लूट लेता है। तब ऐसा नहीं है कि एक ने ही बैंक लूटा है तो उसको सज़ा मिलेगी जो है और दूसरे को सज़ा मिलेगी कि आपने मदद की। नहीं, दोनों को सज़ा मिलेगी, सेम सज़ा मिलेगी, रॉबरी की ही सज़ा मिलेगी। क्योंकि इसमें माना जाता है कि भले आपने वो काम किया है या नहीं किया हो, आपने सामने वाले बंदे को उकसाया है, ठीक है? इसको अबेटमेंट बोलते हैं। दूसरी चीज़ है आपराधिक साजिश, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए भी एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने लिख रखा है। 3 पीपल एग्री टू ब्रेक इंटू अ ज्वेलरी स्टोर। They discuss a plan, buy masks and crowbars. Even through they haven't entered the store at all, they can be charged with a criminal conspiracy। देखिए 3 लोग क्या होता है प्लान बनाते हैं कि यार चलो एक ज्वेलरी स्टोर है, एक सोने और चांदी की दुकान है, उसमें हम घुसते हैं और उसमें जो है हम लूट मचाएँगे। और वो लोग मास्क खरीदते हैं मुँह को ढकने के लिए, तोड़ने वगैरह के लिए औज़ार वगैरह खरीद लेते हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं गवर्नमेंट को ये चीज़ें पता चलती है, गवर्नमेंट के क्या पुलिस को इस चीज़ की खबर लगती है। अभी तक उन्होंने किया नहीं है, लेकिन उन्होंने प्लानिंग करके रख ली है पूरी चीज़, मतलब करने के लिए रेडी ही हैं, ठीक? फिर भी अगर उनको पकड़ा जाएगा तो उनको उसकी सज़ा मिलेगी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्योंकि वो लोग प्लानिंग कर चुके हैं और माना जाएगा कि अगर इनको ना पकड़ा जाता तो ये पक्का ये काम कर देते। इसलिए इसके अंतर्गत इनको ये सज़ा दी जाएगी। सज़ाएँ के कुछ अलग-अलग नियम भी होते हैं, लेकिन इनको सज़ा दी जाएगी। नंबर 3 है अपराध करने का प्रयास, अटेम्प्ट टू कमिट क्राइम, ठीक है? अटेम्प्ट टू कमिट क्राइम मतलब अपराध का प्रयास करना हो या ना हो, आपने प्रयास किया फिर भी आपको सज़ा मिलेगी। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने लिख रखा है, समवन ब्रेक अ विंडो एंड एंटर्स अ हाउस विद द इंटेंट टू स्टील बट स्केयर्ड ऑफ बाय बार्किंग डॉग बिफोर टेकिंग एनीथिंग, द पर्सन कैन बी चार्ज्ड विद द अटेम्प्ट ऑफ बल्गलैरी। ओके, ठीक है। सर इसमें क्या होता है कि देखिए कोई मान लीजिए किसी का घर लूटने के लिए उसमें घुसता है, तोड़ देता है खिड़की को, खिड़की से घुसता है। लेकिन अब क्या है कि कुत्ता भौंकने लगता है और कुत्ते के डर से बंदा भाग जाता है। तब ऐसा नहीं कि भाई ये तो चोरी किया नहीं, इसको कुछ नहीं सज़ा मिलेगी। नहीं भैया, सज़ा इसको मिलेगी क्योंकि ये चोरी करने आया था, इसने अटेम्प्ट किया, अपराध करने की कोशिश की। वो कहते हैं ना 307 आपने पढ़ा होगा आईपीसी का, 307 में क्या होता है अटेम्प्ट टू मर्डर। उसमें आपने हत्या की कोशिश की, बस आपको 10 साल की सज़ा मिलेगी क्योंकि भैया आपने हत्या की कोशिश की है। भले आपसे हत्या हुआ या ना हुआ, लेकिन आपने हत्या की कोशिश की, इसलिए जो है आपको सज़ा मिलेगी। तो बेसिक-बेसिक चीज़ें मैंने जल्दी-जल्दी आपको बता दिया, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। तो इससे एक आपको एक आइडिया लग जाएगा क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं और आप अपने से थोड़ा-सा बना के लिख दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि पूरा पेज भर जाए और अच्छी राइटिंग में लिखिएगा, ठीक है? तो देखिए हो सकता है आगे मैं और वीडियो बनाऊँ, ठीक है? धन्यवाद।